नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद खास रहने वाला है और एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये जरूरी भी हो जाता है कि आपको इस विषय में पूरी जानकारी हो। हम बात करेंगे जनगणना को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है उसको लेकर क्या कुछ नियम रहने वाले हैं, कौन कौन से वर्गीकरण इस बार आपके सामने होंगे, किस तरीके से जो जनगणना है भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ ही भारत के विकास और पूरे भारतीय संरचना पर असर डालती हैं। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जनगणना को लेकर जो अभी की ताजा खबर है। आपको ये जानकारी दे दें कि जनगणना कराने को लेकर सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है और जो जनगणना है लगभग 2027 तक वो पूरी कर दी जाएगी। अब जनगणना 2 चरणों में होंगी। पहले चरण की अगर हम बात करें तो 2027 में भारत के ज्यादातर हिस्सों में जनगणना पूरी हो जाएगी। वहीं जो ठंडे इलाके हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या जम्मू कश्मीर, यहां पर 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना शुरू हो जाएगी। अब हम ये जान लेते हैं कि जो जनगणना होने जा रही है इस बार की जनगणना बेहद खास क्यों है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिरकार जो जनगणना 10 से 11 साल के बीच में हो जानी चाहिए थी वो जनगणना इस बार 16 सालों के बाद क्यों हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना में देरी को लेकर। आपको ये जानकारी दे दें कि जो जनगणना कराई जाती है वो जो हमारा नियम है 1948 इसको लेकर कराई जाती है। अधिनियम 1948 के तहत जनगणना की जाती है, लेकिन इस बार जो जनगणना है वो काफी ज्यादा देरी से की गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना। क्योंकि 2019 के बाद हमने देखा कोरोना का प्रकोप था जो कि 2021 में भी चरम पर था, 2020 में भी चरम पर था, 2019 में भी जिस तरीके से कोरोना आता है तो कोरोना को जो असर देखा गया, सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई, तमाम ऐसी चीजें हुई जिसमें जनगणना नहीं की जा सकती थी और अगर जनगणना की भी जाती तो वो इतनी सटीक नहीं होती। और किसी भी देश के लिए ये जरूरी हो जाता है कि जब भी वो जनगणना कराए तो उसके जो आंकड़े आप इकट्ठा करते हैं वो पूरे तरीके से सटीक हो, ताकि जो नियम बनाए जा रहे हैं, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो देश की जनता के लिए ही हैं, वो उसी पर आधारित हो। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं, उन 4 लोगों के लिए राशन लाना है तो आपको कितने राशन की जरूरत होगी या फिर उस राशन का आकलन आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर आप उन्हीं 4 लोगों के जो खाने पीने का एक समय है या जो खाने पीने की उनकी क्वांटिटी है यानी कि मात्रा है, ये तमाम चीजें उस पर निर्धारित होगी। अब आप जनगणना को इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जो जनगणना होती है वो भी इसी तरीके से की जाती है, यानी कि एक सटीक आकलन किसी भी चीज का या फिर किसी भी योजना के लिए, किसी भी विकास की कोई भी अगर नीति लाई जाती है, नियम बनाए जाते हैं, उनके लिए ये जो जनगणना है बेहद जरूरी हो जाती है। जनगणना को लेकर कई विवाद भी हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले बात हम जातीय जनगणना को लेकर करते हैं। विपक्ष की ओर से लगातार ये मांग की गई कि जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। हालांकि उनकी ओर से जातिगत जनगणना को जो अभी संपूर्ण जनगणना हो रही है उसके साथ जोड़ने को लेकर कोई भी मांग नहीं की गई थी, लेकिन जातीय जनगणना की मांग की जा रही थी। वहीं मोदी सरकार कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के खिलाफ पिछले कुछ समय से नजर आ रही थी और जातीय जनगणना कराने को लेकर एक सबसे बड़ी बात ये कही जा रही थी कि जो जातीय जनगणना है वो विभाजनकारी साबित हो सकती है और उसका देश के सामाजिक ढांचे पर असर पड़ सकता है। लेकिन जब जनगणना को लेकर सूचना दी जाती है, हालांकि अधिसूचना भी जारी की गई है, लेकिन जनगणना को लेकर जब सूचना अप्रैल में दी गई थी सरकार की ओर से तो उसमें साफ कर दिया गया था कि जातीय जनगणना भी उसमें सम्मिलित होगी। इससे 2 चीजें रहेंगी, अगर जातीय जनगणना संपूर्ण जनगणना के साथ रहती है तो इसमें कुल मिलाकर वर्कफोर्स भी बचेगी और साथ ही साथ पैसे की भी जो एक खपत होनी थी उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिलेगी। अब आपको ये बता दें कि देश में रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ के विकास के लिए, देश में कौन रहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या उनकी आय का जरिया है, किस जाति से संबंधित है, किस तरीके से अपना क्रियान्वयन वो कर रहे हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सामाजिक ढांचा किस तरीके से, ये जानने के लिए जो जनगणना है वो बेहद जरूरी है। किसी भी देश या क्षेत्र की आबादी के बारे में जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा इकट्ठे करने, उसके संकलन को और साथ ही उसके विश्लेषण को और इसे सार्वजनिक करने के तरीके को ही जनगणना कहा जाता है। अब चलिए बाकी बढ़ते हैं। भारत में 872 से जनगणना हो रही है।
आज़ाद भारत की अगर बात करें तो ये जो जनगणना है तभी से ये जो प्रक्रिया है उसकी जारी रही है। भारत की जो जनगणना है, जैसा कि आपको हमने बताया कि ये जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाला ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ये जनगणना करवाता है। लेकिन पहली बार कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदल रही हैं, पहली बार कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें जोड़ी गई हैं, उनके बारे में जानकारी आपको देना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार जो जनगणना होने जा रही है उसमें क्या अलग होगा। ये हम जानते हैं कि डिजिटल को लेकर हम किस तरीके से आदी हो चुके हैं। जो डिजिटलीकरण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका फायदा भी उठाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका एक व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे जनगणना में इस बार जो एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, वो बदलाव ये है कि इस बार जो जनगणना है वो डिजिटल माध्यम से की जाएगी। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर डिजिटल माध्यम से जनगणना होगी तो कितनी सहूलियत लोगों को होगी। लेकिन हाँ, ये भी जरूरी होता है कि जनगणना में जो डिजिटलीकरण आप इस्तेमाल करेंगे या उसे किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसमें इस बात का जरूर ख्याल रखा जाए कि जो जानकारी हो वो गलत ना हो। इससे ऐसा हो सकता है कि जो सटीक आंकड़े हो सकता है उनमें कोई त्रुटि आ जाए। इसलिए डिजिटलीकरण तो हो रहा है जिसका एक बड़ा फायदा भी है, लेकिन दूसरी तरफ एक किस तरीके से डिजिटलीकरण के जरिए जनगणना कराई जाती है इसका इंतजार रहेगा। और ये खास बात यहाँ पर रहती है कि किसी भी तरीके की जनगणना को लेकर कोई भी त्रुटि इस बीच ना हो। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जिन देशों की अगर बात करें उन्होंने कोविड-19 के तुरंत बाद जनगणना कराई थी, क्योंकि हमारे देश ने नहीं कराई थी, उनकी जो गुणवत्ता है और कवरेज जो संबंधी समस्याएं हैं उनका सामना उन देशों को करना पड़ा है। अब ये बताते हैं कि इस बार की जनगणना में क्या कुछ अलग है। सबसे पहले जनगणना प्रक्रिया को जल्दी और सुचारू रूप से करने के लिए पहली बार 2027 की जो जनगणना है डिजिटल माध्यम से की जा रही है। और 1931 से लेकर अब तक जो जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल थे लगभग एक से थे, लेकिन इस बार की जनगणना में जो सवाल पूछे जाएंगे वाकई अलग होंगे वो, और इसके साथ ही कुछ और भी जो सवाल हैं वो इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं, क्योंकि तब से लेकर अब तक वक्त बेहद ज़्यादा बदला है और ऐसे में हमारी ज़रूरतें, सामाजिक ढांचा भी बदलता हुआ दिखाई दिया है। चाहे भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें, जनसांख्यिकी को लेकर बात करें, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो इस बार सवाल रहने वाले हैं वो अलग रहेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि हालांकि इससे पहले जो जनगणना होती थी, एक सवाल जो 1951 से नहीं होता था वो था जो संबंधित व्यक्ति है, यानी कि जनगणना में जो शामिल व्यक्ति है उसकी जाति से संबंधित, इसको लेकर क्या प्रावधान था ये भी आपको बताते हैं। और इस बार क्या अलग होगा इसके बारे में भी आपको जानकारी देना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। आपको ये बता दें कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जानकारी इससे पहले जो जनगणनाएं हुई हैं उसमें जरूर होती थी, लेकिन अन्य जातियों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, जिसके कारण वश हमें कई ऐसी चीजें देखने को मिली जहां पर लोगों की ओर से अपनी जाति की पहचान को दिलाने के लिए एक अलग तरीके का आंदोलन या फिर एक अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। लेकिन अब जो जनगणना होगी उसमें जातियों का एक अलग तरीके का कॉलम भी बनाया जाएगा जिसमें आप अपनी जाति की जानकारी दे सकते हैं। आजादी के बाद या 1931 के बाद ये पहली बार है जब जातिगत जनगणना का हिस्सा बनेगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव इस बार देश देखने वाला है। विपक्षी पार्टियों की ओर से लंबे समय से जातिगत जनगणना की जो है मांग की जा रही थी। और अब चलिए इसी के साथ हम ये भी बात करते हैं कि इससे पहले जब जनगणना हुई थी तो कुछ विवाद भी निकलकर सामने आए थे कि क्यों जातिगत जनगणना है उसे रोक दिया गया था। और अब हम बात करेंगे परिसीमन को लेकर। आप ये भी जानते हैं कि चाहे सांसदों की बात हो या फिर विधानसभा सीटों की बात हो, जो सीटें होती हैं उनको लेकर एक परिसीमन रहता है कि कितनी लोगों की संख्या पर जो परिसीमन है वो रहने वाला है। वहीं अब आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि अभी अगर जनसंख्या आप जानते हैं कि कितनी तेजी से बढ़ी है, तो इसके बाद परिसीमन होगा और जो परिसीमन रहने वाला है उसी के आधार पर सांसदों की संख्या या फिर विधायकों की जो संख्या है वो निर्धारित रहने वाली है। लेकिन इसमें भी एक बड़ा विवाद सामने आता है और वो विवाद है दक्षिणी बनाम उत्तर का, क्योंकि दक्षिणी राज्यों की ओर से ये कहा जाता है, एक सवाल ये खड़ा होता है कि दक्षिणी राज्य जनगणना में जिस तरीके से जो लोग सम्मिलित होते हैं उत्तर भारत के, उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है और वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी राज्य के जो लोग हैं उनकी जो संख्या है वो नियंत्रण करके चल रहे हैं। तो ऐसे में उनकी तरफ से सवाल उठाया जाता है कि अगर परिसीमन रहता है तो परिसीमन की कुछ चिंताएं दक्षिणी राज्यों को लेकर आ जाती है, क्योंकि जो उनकी संख्या है वो नियंत्रण तरीके से बढ़ रही है और ऐसे में जाहिर तौर पर सांसदों की संख्या
के तौर पर हम बात करें या विधायकों की संख्या के तौर पर बात करें, वो काफी कम रहेगी दक्षिणी राज्यों के लिए, लेकिन उत्तरी राज्यों के लिए ये चीजें बेहद ज्यादा हो जाती है, जिसका पूरा तरीके से जो असर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा हमारे संसद में भी। और इसी बात की दक्षिणी राज्यों में एक बड़ी चिंता है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से और साथ ही जो तमाम सरकार के जो तमाम आगे आला अधिकारी हैं या फिर ये बात करें जो सरकार की ओर से संबंधित विभाग के लोग हैं, उनकी ओर से साफ कहा गया है कि दक्षिण राज्यों के पारिसीमन की चिंताओं को लेकर भी ध्यान रखा गया है। तो ऐसे में इंतजार रहेगा जनगणना को लेकर, जो चीजें अब बाकी निकलकर सामने आएगी, किस आधार पर जो जनगणना है आगे बढ़ाई जाती है, जातियों को लेकर जो एक नया कॉलम जो है डिसाइड किया गया है उसमें क्या कुछ खास रहता है, और कैसे जो दक्षिण राज्य हैं उनकी चिंता को भी ध्यान में रखकर सरकार की ओर से जो आगे चीजें हैं वो की जाती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।